नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मैं हूं आपके साथ नरेंद्र। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पे है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेलों और जगत में भी कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति से जुड़ी खबरों की। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस में डालते हैं नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक यात्रा से पहले भारतीय रंग में रंगा अमेरिका। लहराते तिरंगे के बीच अमेरिका की सड़कों पर सुनाई दे रहे हैं मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारे। वॉशिंगटन समेत अमेरिका के कई प्रमुख शहरों में एकता मार्च का आयोजन। भारत और वियतनाम के रक्षा मंत्रियों के बीच हुई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक। भारत और वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग को और अधिक बढ़ाने पर हुआ विचार विमर्श। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत वियतनाम रक्षा साझेदारी आने वाले समय में दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी को करेगा मजबूत। G20 पर्यटन कार्य समूह की अंतिम और पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से गोवा में शुरू। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, देश में बढ़ता क्रूज पर्यटन नीली अर्थव्यवस्था को देगा बढ़ावा। G20 सतत वित्त कार्य समूह की तीसरी बैठक का महाबलीपुरम में आज से आगाज। G20 देशों के लगभग 100 प्रतिनिधि, आमंत्रित प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश, आम जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग की पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी। वहीं ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में गर्मी का कहर जारी। बिहार के नवादा में लू के कारण 4 लोगों की मौत। भारत बना फुटबॉल के इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का चैंपियन। तीसरे संस्करण के फाइनल में लेबनान को हराकर दूसरी बार बना चैंपियन। कप्तान सुनील छेत्री और छंगटे ने दागे एक एक गोल। स्पेन ने फुटबॉल की यूएफा नेशंस लीग के खिताब पर जमाया कब्जा। फाइनल में पेनल्टी शूट आउट में क्रोएशिया को 5-4 से दी शिकस्त। 11 साल बाद जीता कोई बड़ा खिताब। और अब सीधे रुख करते हैं भाजपा मुख्यालय का, जहां केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। को बेहतर नजर आएंगे, बल्कि गुणवत्ता के लिहाज से। सो इट्स बोथ बीन अ क्वांटिटेटिव एज वेल एज अ क्वालिटेटिव डिफरेंस एंड डिफरेंस फॉर द बेटर। ये एक पत्रक है, आपको हम वितरित भी कर देंगे। अगर कुल मिला के देखें जाए तो पिछले जो पहले 9 वर्ष थे यूपीए सरकार के, उसमें 6 लाख और 2045 रिक्रूटमेंट्स रही। उसकी तुलना में इन 9 वर्षों में, आई विल गिव यू दी लेटर ऑल्सो, उसकी तुलना में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में पहले 9 वर्षों में 8,82,000 और 191, 8,82,191। अगर 8,82,191, इसके अतिरिक्त आप अगर इसका ब्रेकअप करके देखें, क्योंकि मोटे तौर पर भारत सरकार में 3 एजेंसीज हैं रिक्रूटमेंट की। एक तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, सर्विस सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, दूसरा है यूपीएससी और तीसरा रेलवे रिक्रूटर बोर्ड, विच आर द मेजर एम्प्लॉयर्स इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो अगर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का देखें तो 2004 से 2013 का आंकड़ा है 2,07,563, 2,07,563, जबकि मोदी जी के नेतृत्व की सरकार का 9 साल का आंकड़ा है 4,06,91, which means 4,00691, लगभग दुगना। And this is the largest employing agency because it employs at all the different levels, the low grades levels also, B grade, C grade across the country. अगर आप यूपीएससी देखें, which is employing the civil servants and all the other all India services, तो first 9 years from 2004 to 2013, yes, UPSC, where yes, was 45,431, 45,431। उसकी तुलना में यदि आप 9 वर्ष मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के देखें तो 50,000
906 50,906 और तीसरा द लार्जेस्ट एम्प्लॉइंग एजेंसी इन द गवर्नमेंट सेक्टर इज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में अगर यूपीए के पहले 9 वर्षों में आंकड़ा था 3,47,251, इन अदर वर्ड्स 3,47,251, और यदि आप तुलना करते हैं 2014 से लेकर के 2023 तक वर्तमान सरकार की, तो ये आंकड़ा है 4,30,594, इन अदर वर्ड्स 4,30,594। तो यदि गणित के आंकड़ों को लेकर के बिना आंकड़े दिए हुए, बिना प्रमाण दिए हुए, बिना तर्क दिए हुए, बार बार उनके प्रवक्ता उठ करके, और विशेषकर जब भी रोजगार मेला होने की तिथि नजदीक आती है उसके उपरांत ही आरोप लगाते हैं, लेकिन उनके पास ना वो आंकड़ों से प्रमाणित कर पा रहे हैं ना वैसी। इसके अतिरिक्त जहां तक प्रमोशंस का संबंध है, वो भी आपको जानकर के हैरानगी होगी कि यूपीए की सरकार में प्रमोशंस रुकी पड़ी थी कई वर्षों से, कहीं सब जुडिस, कहीं कोर्ट के कचहरी के झगड़े, कहीं डिपार्टमेंटल डिलेज। इस सरकार ने पिछले ही वर्ष 9,000 प्रमोशंस की हैं, एंड बल्क प्रमोशंस की हैं, क्योंकि जहां कोर्ट कचहरी के विषय थे उनका समाधान निकाला गया, कहीं उनका बीच का रास्ता निकाला गया, ताकि बरसों तक एक ही पद पर रहने के कारण हमारे कर्मचारियों का डीमोटिवेशन हो रहा था। और बड़ा दुखद कई बार दृश्य रहता कि जब उनका फेयरवेल होता, सेवानिवृत्त होते तो जिस पद पर वो उनकी नियुक्ति हुई थी उसी पद से वो रिटायर हो जाते थे 20-20, 25-25 वर्ष के बाद। तो ये जो नया रिफॉर्म लाया या जो नया सुधार हुआ, इट्स नॉट ओनली इन दी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस रिफॉर्म, इट हैज ए ह्यूज सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट एज वेल। उनकी सैलरी, उनकी पेंशन, उनकी सामाजिक स्तर, उनका सामाजिक समाज में जो उनका स्थान है या इज्जतमान है। और इस वर्ष भी वी हैव जस्ट स्टार्टेड दिस ईयर, कम से कम 4,000 हम प्रमोशंस करेंगे। एंड आई थिंक दिस इज द ओनली गवर्नमेंट विच हैज फॉलोड अ पैटर्न ऑफ मास रिक्रूटमेंट्स, मास प्रमोशंस। हर रोजगार मेला के अंक में जो अब तक 6 हो चुके हैं, प्रधानमंत्री ने कभी भी 70,000 से कम नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए। Now this being one part, the other part, as I was mentioning in the beginning, the difference is not only been quantitative, it's also been qualitative. क्वालिटेटिव ये कि सरकार ने आते ही 1 वर्ष के भीतर, और प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से आह्वान किया था स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में कि क्या हम सरकारी पदों में नियुक्तियों से इंटरव्यूज को समाप्त कर सकते हैं। The announcement was made by him, or the call was given by him on the 15th of August 2015, and I am proud to share with you that within 3 months, the DOPT carried out this exercise. Beginning from 1st February 2016, interviews were abolished within 3 months. Some of these states took a longer time to adopt this rule. और उससे पारदर्शिता भी आई, भेदभाव, भाई भतीजावाद होने की गुंजाइश खत्म हुई। कहीं लेन देन की शिकायतें आती थी, वो भी होता था। हमारे पास कई बार बहुत एक दुखद इस तरह की भी जानकारी रहती कि साहब किसी उम्मीदवार को 100 अंक प्राप्त हुए हैं रिटर्न में, उसको इंटरव्यू में 5 नंबर देके छोड़ दिया गया, और जिसको लेना था, जिसके साथ पक्षपात करना था लिए। अब वी हैव अ लेवल प्लेइंग फील्ड, एंड यू वुड सी, इफ यू, आई वुड रादर इनवाइट यू कि जो हमारे रोजगार मेला के माध्यम से जो नए नियुक्त हो रहे हैं हमारे कर्मी, उनको आप मिलिए, उनसे इंटरव्यू करिए, किस प्रकार से मेरिट में भी इजाफा हुआ है, और जिस संदर्भ से वो आ रहे हैं, फ्रॉम ऑर्डिनरी बैकग्राउंड, समटाइम्स फ्रॉम लो मिडिल क्लास, समटाइम्स फर्स्ट जनरेशन सरकारी नौकरियों वाले। तो दैट, इन अदर वर्ड्स, quantitatively also this government has performed better in the last 9 years compared to the earlier first 9 years of the UPA government, and qualitatively also. इसके अतिरिक्त दूसरा सुधार, सेल्फ अटेस्टेशन हुआ करता था एक, कि आपको जाकर के अब हर गेस्टेड अफसर से अपने दस्तखत कराने, और जो गांव देहात में रहने वाले हमारे उम्मीदवार थे उनको ये भी एक दिक्कत रहती कि कहाँ से गेस्टेड अफसर उनको उपलब्ध रहेगा। कईयों ने तो कभी गेस्टेड अफसर देखा ही नहीं था कि 2 कान होंगे, 4 नाक होंगे, कैसा होगा। सरकार 26 मई 2014 को शपथ ग्रहण करती है, सितंबर मास तक इस नियम को समाप्त कर दिया गया, विच वॉज आई बिलीव अ डूबियस लेगेसी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। समबडी वुड आंसर व्हाई इट कुडंट हैव बीन डन अर्लियर। और उससे एक संदेश गया देश भर में कि मोदी जी
के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार ने अब बागडोर संभाली है जिसमें इतनी क्षमता है, इतना कॉन्फिडेंस है कि वो अपने देशवासियों पर विश्वास कर सके, अपने नौजवानों पर विश्वास कर सके। इसके साथ साथ टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग, पहला बार एक प्रयोग हुआ है मिशन कर्मयोगी का। यू हैव अ मॉड्यूल, और जितने भी हमारे नए रिक्रूटमेंट हासिल करते हैं रोजगार मेला में, उनको साथ ही साथ वो मॉड्यूल का भी विकल्प उपलब्ध करवा दिया जाता है, सो दैट दे कैन ट्रेन देमसेल्व्स फॉर द न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये उन लोगों पर भी लागू होता है जो पहले से सरकार में है। जब कभी से स्थान परिवर्तन हो जाता है, कभी पदोन्नति हो जाती है नई असाइनमेंट जाने के लिए, वो रातों रात अपने आप को कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में बना, 30 साल के बाद उसमें संशोधन लाया गया, और अनेकों प्रावधान जो वर्तमान समय के अनुकूल समझे जाते थे। उदाहरण के तौर पर रिश्वत लेने वाले के साथ साथ रिश्वत देने वाले को भी आरोपी ठहराया गया, ताकि वाइल Prime Minister Modi is following a policy of zero tolerance against corruption, at the same time the well-performing officers performing with honest and integrity should not feel intimidated and should have an opportunity to perform to the best of their abilities. CP Grams का हमारा है एक, जिसमें बहुत बड़ी एक सक्सेस स्टोरी है, which the other countries and the other civil servants of the other countries are coming here to actually watch and observe. हमारे यहाँ जो ग्रीवेंस सेल हुआ करता था, सारे साल भर में पूरे देश से मात्र और मात्र 2 लाख कंप्लेंट्स दायर होती थी। इट इज अ वेरी स्मॉल नंबर कंसिडरिंग द वास्टनेस ऑफ दिस कंट्री, क्योंकि कहीं कहीं वो वेबसाइट विजिट ही नहीं होती थी, कभी कहीं जवाब नहीं होता था। उसको कंप्यूटराइज कर दिया गया, ऑनलाइन कर दिया गया, टाइम बाउंड 5 दिन के अंदर अंदर शिकायत का निवारण करने का एक व्यवस्था कायम की गई। आज स्थिति यह है कि लगभग 20 लाख ग्रीवेंसेस हर साल आ रही हैं, बिकॉज पीपल आर फाइंडिंग अस रिस्पॉन्सिव, प्रॉम्प्ट, टाइमली। और इतना ही नहीं, अभी पिछले बरस क्योंकि हमें लगा कि केवल ऑनलाइन है तो इसमें ह्यूमन इंटरफेस भी है, वी हैव आल्सो स्टार्टेड अ हेल्प डेस्क, ह्यूमन हेल्प डेस्क। शिकायत के निवारण के बाद उसके साथ एक ह्यूमन बीइंग, एक कर्मचारी हमारा उससे बात भी करता है, आगे क्या करना है उसके लिए उनकी काउंसलिंग भी कर सके। पेंशन का विभाग जो है, ये मैं थोड़ा सा इसलिए दे रहा हूं, अदरवाइज चले तो सारा दिन चल जाएगा, लेकिन ऐसी चीजें जो शायद कभी कभी समाचार पत्रों में नहीं आती, शायद हम भी वो साझा करने में थोड़ी सी पीछे रह जाते हैं और इस कारण विरोधियों को बिना तर्क के बात करने का मौका मिल जाता है। Pension reforms, the biggest pension reforms have happened from the point of view of the elder citizens and the women citizens. शायद आपको ध्यान में नहीं होगा कि हमारे यहाँ ये कानून था कि अगर तलाकशुदा बेटी है, सेपरेटेड और डिवोर्स डॉटर, उसको फैमिली पेंशन का कोई हक नहीं था अगर उसके वालिदैन का, माता पिता का देहांत हो जाता है या जो भी गार्डियन है, अनलेस शी गोज टू द कोर्ट एंड गेट्स अ डिवोर्स जजमेंट। अब आप देखते हैं इस देश में डिवोर्स की जजमेंट लेने में 20-20 साल लग जाते हैं कि लोग, हमने वो नियम खत्म कर दिया। प्रमाण के तौर पर वो केवल अपना रिट जारी करे और उसकी हमें रसीद, पिटीशन की रसीद दे दे। इसी प्रकार अगर कोई एम्प्लॉय मर जाता 10 साल से पहले बदकिस्मती से, तो उसको फैमिली पेंशन का हकदार नहीं। ये ऐसे ऐसे कानून थे जो अंग्रेजों के समय से बने थे, शायद उसमें कॉलोनियल एंगल भी रहा होगा, शायद उस समय परिस्थिति अलग हुई। अब आप देखिए, किसी को आपने मरने के टाइम का तो चॉइस दिया नहीं। अगर उसे पता होता कि 10 साल से पहले मर जाऊंगा तो फैमिली को परेशानी होगी, तो शायद 10 साल बिता के मरता। तो कितना अमानवीय था ये भी नहीं, उसको हटा दिया गया। और जब भी अगर किसी की अकस्मात मृत्यु हो जाती है बदकिस्मती, तो उसकी फैमिली पेंशन को उतनी ही पेंशन मिलेगी जैसे उसको वैसे मिलनी थी। अगर कोई उसके लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। मिसिंग एम्प्लॉइज एक ऐसा भी कानून था, पुराने जमाने से चल रहा। अगर कोई लापता हो जाता है तो 7 साल इंतजार करिए, या तो उसका मुर्दा शरीर मिले या फिर 7 साल के बाद पेंशन। अब आप देखिए वर्तमान परिस्थितियों में क्या हो रहा है, जो टेरर अफेक्टेड एरिया है, लेफ्ट वायलेंस अफेक्टेड एरिया, कितनी किडनैपिंग्स हो रही हैं, कितने लोग लापता है। तो हमें क्या अधिकार है कि हम उनके परिवारजनों को उस तरह से उस पीड़ा से गुजरने का मौका दें। तो वो भी समाप्त कर दिया गया। अगर बाई चांस वो वापस आ जाता है तो उसका हम कॉम्पनसेट कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि बहुत से ऐसे सुधार भी किए गए, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। और नौकरियों का जहां तक संबंध है, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री मोदी जी का रहा है कि उन्होंने इस देश को इस बात के लिए जागृत किया कि रोजगार का अर्थ सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, उसके अतिरिक्त भी है।
और परिणाम ये कि 350 से बढ़ करके आज 1 लाख तक पहुंच गए हमारे स्टार्टअप्स, एंड सम ऑफ दी स्टार्टअप्स आर अर्निंग मेनी टाइम्स मोर। और उसके साथ साथ हमारा रोमा मिशन जुड़ा है, 3000 हमारे नए स्टार्टअप, इट्स अ वेरी रिसेंट एग्रीटेक स्टार्टअप। और एमटेक और MBA किए हुए नौजवान अपनी नौकरियां छोड़ करके उसमें आ रहे हैं। तो एक नया विकल्प, खादी का विकल्प, हमारे घर में खादी थी लेकिन हमारे यहाँ उसका कोई इस्तेमाल नहीं था, आज भी है टर्नओवर ऑफ 1 लाख करोड़। इट्स बिकम अ डिजाइनर आइटम, खादी फॉर फैशन, खादी फॉर नेशन। इसी प्रकार हमारा ये बैम्बू का, आपको शायद मालूम ना हो कि अगरबत्ती हमारे यहाँ 5-6 हजार करोड़ रुपए की तजारत हर साल होती है। बैम्बू हमारे यहाँ और अगरबत्ती बाहर से आती थी, कोरिया, वियतनाम इत्यादि। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा कानून बना के रखा था, अंग्रेजों के वक्त का था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, उसको संशोधित कर दिया गया, होम ग्राउंड बैम्बू से बाहर निकाल दिया गया। आपके घर आंगन में नॉर्थ ईस्ट में, मध्य प्रदेश में कितना बैम्बू है, उत्तर भारत में भी कई ऐसे जिले हैं, आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। और साथ ही साथ इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई, 25% कर दी गई। आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी, गुणवत्ता भी बढ़ेगी, और आने वाले समय में अगर आपने अपनी भौगोलिक भूमिका निभानी है द ग्लोबल वर्ल्ड, तो आप यू विल बी लिविंग अप टू द ग्लोबल चैलेंजेस, ग्लोबल बेंचमार्क्स एंड ग्लोबल parameters. So that is also in a way Prime Minister preparing us for Vision 2047 to give a lead to the rest of the world. इस तरह से और बहुत सारे आंकड़े हैं, पर मुझे लगता है कि आज के लिए इतने ही काफी हैं, क्योंकि ना इससे ज्यादा हम परोसेंगे तो वो भी ठीक नहीं और आपके लिए भी ठीक नहीं। मेरे 2 सवाल है। एक तो देश की आबादी 140 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है, आपको लगता है कि जिस मात्रा में आप लोग नौकरियां देने में पर्याप्त है, क्योंकि बेरोजगारों की संख्या काफी बड़ी संख्या में बढ़ती जा रही है। दूसरा, सर राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए कि कई सारे कॉर्पोरेशन BSNL, MTNL, NTPC लगभग 50 लाख पद खाली पड़ा। तो इसी तस्वीर आप देख रहे थे दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय की, जहां पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 9 साल में देश में रोजगार सृजन के तमाम नए प्रतिमान स्थापित किए गए हैं। उन्होंने इस बात के आंकड़े भी दिए कि कैसे पिछली UPA सरकार के पहले 9 साल और मोदी सरकार के 9 साल की अगर तुलना करें तो हर मायने में रोजगार देने के मोर्चे पर मोदी सरकार आगे है। और खासतौर उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरह से प्रमोशन जैसी समस्याएं लंबे समय से अटकी हुई थी UPA सरकार के समय में, उस पर भी ध्यान दिया गया और बल्क प्रमोशंस भी हजारों की संख्या में किए गए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। पापा, क्या आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी? हाँ बेटा, दुनिया को जीरो इंडिया ने दिया था, और ये जो हम योग कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है। वाह पापा। और बेटा, योग से हमें 0 कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। पापा, फिर तो मैं रोज योग करूंगी। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। और ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में अब देखते हैं खबरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से जुड़ी हुई खबरों की। ये मौजूदा साल 2023 भारत अमेरिका रक्षा संबंधों के लिए यादगार साल होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा से पहले उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। अमेरिका को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी की राजकीय यात्रा द्विपक्षीय संबंधों के लिए नए मापदंड स्थापित करेगी।
और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर कुछ बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद है, जो भारत को मजबूत घरेलू सैन्य आधार बनाने में मदद करेगी। वॉशिंगटन से हमारे संवाददाता अजय मिश्र की यह खास रिपोर्ट। भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरी है। हाल के दिनों में रक्षा व्यापार, संयुक्त अभ्यास और समुद्री सुरक्षा सहित कई मामलों में दोनों देशों के बीच सहयोग में बड़ी वृद्धि देखी गई है। पीएम मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा से पहले व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका की भारत के साथ महत्वपूर्ण रक्षा साझेदारी है और इंडो पैसिफिक में क्वाड में बड़ा सहयोग है। अब भारत अमेरिका ने आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा और पारस्परिक रक्षा खरीद समझौते पर बातचीत शुरू करने का निर्णय किया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल मई में दोनों देशों के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी ICET पर भारत अमेरिका पहल की घोषणा की थी। USIBC का भी एक समिट था, इंडिया आइडिया समिट था, उसमें डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए थे। कुछ लोगों ने प्रश्न भी पूछा तो उन्होंने कहा कि हंड्रेड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स निकलेंगे वहाँ से, कई सारे डजन्स ऑफ फैक्ट शीट्स वहाँ से निकलेंगी, काफ़ी बड़ी मात्रा में डॉक्यूमेंट्स निकलेंगी। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें डिफेंस होगा, एजुकेशन होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, हेल्थ सेक्टर पे काफ़ी कुछ डिलीवरेबल होगा। आप स्पेस पे भी काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ हैं, बायोटेक्नोलॉजीज, उनसे भी काफी कॉपरेशन को आपको देखने को मिलेगा। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन की हाल की भारत यात्रा ने भारत अमेरिका के बढ़ते रक्षा संबंधों के कुछ पहलुओं को बेहतर बनाया है। 5 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने अमेरिकी समकक्ष ऑस्टिन के साथ भारत अमेरिका रक्षा संबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में विभिन्न प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापक बातचीत की है। रक्षा विभाग में हिंद प्रशांत सुरक्षा मामलों के सहायक सचिव एली रेटनर ने कहा है कि एक मजबूत भारत जो अपने स्वयं के हितों की रक्षा कर सकता है, अपनी संप्रभुता की रक्षा कर सकता है, वह अमेरिका के लिए अच्छा है। एक मजबूत भारत जो अमेरिका के सह उत्पादन और सह विकास से क्षेत्रीय सुरक्षा में योगदान दे सकता है, ऐसी आकांक्षा है कि भारत क्षेत्र में सुरक्षा के निर्यातक के रूप में स्थापित हो। ऐसा भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अच्छा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन की यात्रा के दौरान इस बात पर सहमति बनी कि अमेरिका अपनी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तक भारत को पहुंच प्रदान करेगा। भारत चाहता है कि अमेरिका में मौजूद कठोर विधायी और प्रशासनिक बाधाओं को दूर किया जाए, जिससे कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सह उत्पादन, खुफिया साझाकरण के साथ साथ उद्योगों में परस्पर सहयोग स्थापित हो। मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत अमेरिका संबंधों को नया आयाम मिला है। अमेरिका ने भारत को 2016 में एक प्रमुख रक्षा भागीदार घोषित किया। भारत को 2018 में सामरिक व्यापार प्राधिकरण टियर 1 का दर्जा मिला, जिससे भारत को सैन्य और दोहरे उपयोग वाली तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला तक लाइसेंस मुक्त पहुंच हासिल हुई। अमेरिका और भारत ने रक्षा संबंधी मूलभूत समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही 2019 में दोनों देशों के बीच औद्योगिक सुरक्षा विस्तारीकरण पर भी सहमति बनी, ताकि दोनों देशों के उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ सके। दोनों देशों ने अक्टूबर 2020 में बीका बुनियादी विनिमय और सहयोग तंत्र पर हस्ताक्षर किए। मई 2023 में भारत और अमेरिका ने अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर देने के साथ इंडिया यूएस एडवांस डोमेन्स डिफेंस डायलॉग का आयोजन किया। दोनों देशों के बीच अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए इंडिया यूएस डिफेंस एक्सीलरेशन इकोसिस्टम जैसी नई पहल भी शुरू की गई। अमेरिका दावा करता है कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के मामले में अब भारत की स्थिति नाटो देश के समान है। ऐसा भी कहा जाता है कि इसके लिए अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका ने जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी को भारत के तेजस MK2 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और AMCA MKI के लिए GEF 414 INS-6 जेट इंजन प्रौद्योगिकी के पूर्ण हस्तांतरण के साथ भारत के सहयोग से विकास करने की मंजूरी दे दी है। लेकिन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए उद्योगों के बीच होने वाले सौदे को अमेरिकी कांग्रेस द्वारा मंजूरी दी जानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका के स्टेट विजिट पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। सभी ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि दुनिया के 2 बड़े लोकतांत्रिक देश कारोबार और रक्षा क्षेत्र को लेकर के क्या बड़े समझौते करते हैं। ये समझौते ऐसे होने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिकल इक्वेशन को बदलने की क्षमता रखते हैं। कैमरामैन प्रवीण जौहर के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज, वॉशिंगटन DC। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून से
23 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के पहले विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की शुरुआत 21 जून सुबह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर में योगा दिवस समारोह से होगी। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। The first leg of his program in the US is in New York. Which starts on the morning of the 21st with celebration of the International Day of Yoga at the UN headquarters in the morning of the 21st. You would recall that United Nations General Assembly had adopted a resolution proclaiming June 21st as the International Day of Yoga. While in New York, Honorable Prime Minister will also meet a cross section of prominent personalities and leaders. विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि 22 जून को व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की द्विपक्षीय बैठक होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी के लिए रात्रि भोज का मेजबानी भी करेंगे। On 22nd June, which is the second day of the program in Washington, that's the day of formal bilateral meetings, essentially would have 4 or 5 key components. The first component being the ceremonial welcome at the White House. The second component being a set of bilateral meetings between the two leaders as also the accompanying delegations. The third component is Honorable Prime Minister's scheduled address to the US Congress and the congressional reception thereafter. And the concluding component for June 22nd would be the ceremonial state dinner hosted by the Honorable President and the First Lady. विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि 23 जून को प्रधानमंत्री मोदी कुछ कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैनेडी सेंटर में एक कार्यक्रम में प्रमुख पेशेवर लोगों से मुलाकात भी करेंगे। कैनेडी सेंटर के कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री कम्युनिटी लीडर्स से मुलाकात करेंगे। Day 3 of the Washington leg, which is June 23rd, Prime Minister's program again would have 4 or 5 key components. The first being his interaction, one-to-one interaction with select CEOs spread throughout the day. Thereafter, Prime Minister will also be hosted by the US Vice President and Secretary of State Anthony Blinken at the State Luncheon, which is part of the official state visit. Prime Minister will then interact with prominent professional personalities as also leaders from cross-section of the society at an event at the Kennedy Center. Prime Minister's last engagement in Washington DC will be an interaction with the community leaders immediately after the Kennedy Center event, whereafter the Prime Minister will depart for Egypt. विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी कांग्रेस को 1 से अधिक बार संबोधित करने वाले कुछ नेताओं में से शामिल हो गए हैं। Shri Narendra Modi ji would be among the rare few leaders, world leaders, to have been accorded the honor to address the US Congress more than once. Clearly, another key context which has always continued is a strong and widespread degree of bipartisan support in the US Congress to the strengthening of this relationship. विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने यह भी कहा कि दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। It's a milestone in our relationship between the two countries. You heard Honorable External Affairs Minister say yesterday, it's a very significant visit, very important visit, a visit on which there is a genuine and widespread deep interest in the United States. Two
the visit is very rich in both form and in substance. Three key components would be the leadership connect during the visit between the two countries. Four, naturally, an important element of the visit will also be discussion on the bilateral relationships, and in that I guess the effort would also be to build a network in which these new domains of partnership could be properly positioned. विदेश सचिव ने कहा कि द्विपक्षीय रक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों का महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है. Bilateral defense cooperation, it has been a critical pillar of our engagement, and within that a new element this year we expect during this visit we expect is the progress on defense industrial cooperation roadmap, which essentially takes us on the path of how the defense industries on both sides can partner closely, both in not just in the field of co-production, co-development, but also do it in a manner that the supply chains on both sides in this field, the industrial ecosystem broadly speaking in the field of defense, could talk to each other, could cooperate with each other far more intensely. विदेश मंत्रालय की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता के अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता विशाल बरिस्टो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद हैं. उनका हम लोग करते हैं. विशाल, अगर बात की जाए तो विदेश सचिव ने साफ तौर से कहा कि भारत अमेरिका के संबंधों के लिहाज से ये अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है और बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सहयोग के नए आयाम भी दिख सकते हैं, खास करके डिफेंस अगर सहयोग के लिहाज से बात की जाए तो. अरिंदर, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो विदेश सचिव ने बताया, आधिकारिक बयान दिया कि ये पहली स्टेट विजिट होगी किसी भी भारतीय प्राइम मिनिस्टर मोदी की, और इससे पहले 6 उन्होंने विजिट की है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, लेकिन ये पहली स्टेट विजिट होगी. और जब हम बात करते हैं द्विपक्षीय दौरों की, तो हम बात करते हैं रक्षा मसौदों के ऊपर. तो जो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कॉपरेशन है, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, और कैसे अमेरिका और भारत की जो इंडस्ट्रीज है जो डिफेंस के अंदर काम कर रही है, वो किस तरह से आपसी सहयोग से ये रक्षा उपकरण बनाएंगी और किस तरह से उसको आगे की तरफ ले जाया जाएगा. तो जो ट्रेजेक्टरी है वो किस तरह से आगे ऊपर ले जाई जाएगी, इस पर काफी जोर रहेगा. और खास तौर से जो डिफेंस कॉपरेशन है उसका जो फोकस रहेगा वो मेड इन इंडिया. तो जो अमेरिका और भारत मिलकर रिसर्च और डेवलपमेंट करेंगे, साथ में रक्षा उपकरण बनाएंगे, उसका जो केंद्र बिंदु होगा वो मेड इन इंडिया होगा. आरेंद्र. विशाल, अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक तरीके से प्रधानमंत्री के इस दौरे की शुरुआत होगी, तो वहीं कांग्रेस को संबोधित करने का जो कार्यक्रम है वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और अपने आप में एक भारत और भारतीयों के सम्मान के लिहाज से भी काफी खास. जी बिल्कुल. जो संयुक्त राष्ट्र ने योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा की है, वो भारत के प्रयासों से और खास तौर से जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया 21 जून को है. और इसके अलावा जो ज्वाइंट सेशन कांग्रेस का होगा उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एड्रेस करेंगे. और ये कहा विदेश मंत्रालय से जो हमें आधिकारिक सूचना मिली कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो बहुत स्ट्रांग है, 5 ट्रिलियन का, और वो दोनों देशों के बीच में एक फोकस का काम करता है, फलक्रम का काम करता है. और इसलिए जो इंडियन डायस्पोरा है वो बहुत स्ट्रांग है, और ये दोनों देशों को आगे कैसे रिश्ते होंगे उसको गति देने वाला भी है. जब हम बात करते हैं डिफेंस कॉपरेशन की, तो एक तरह से भारत जब अमेरिका से हाथ मिला रहा है, तो ये ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरे पे ये सब चीजें तय होंगी, क्योंकि जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है और उसके अलावा जो अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो भी यहाँ पर आए. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले ये सारी मीटिंग्स काफी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इशारा करती हैं कि भारत और अमेरिका
तेजी से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और इस यात्रा के दौरान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्दा उठाया था ग्लोबल साउथ का, G20 प्रेसिडेंसी के अंडर में हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से ग्लोबल साउथ यानी कि जो विकासशील देश हैं और खास तौर से अफ्रीकन कंट्रीज के मुद्दों को उठाने की बात की। और उन्होंने कहा कि G20 में इनको भी जगह मिलनी चाहिए और वो भी इस यात्रा के दौरान अहम तौर पर उठाया जाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन के साथ मिलेंगे। जो बाइडेन और उनकी पत्नी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ऑफिशियल स्टेट डिनर भी दिया जाएगा और ये सभी भारतीयों के लिए बहुत खुशी की बात है। और जिस तरह से बयान आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से, तो ये दिखाता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये यात्रा है उसको लेकर कितना ज्यादा उत्साह है अमेरिका में। शुक्रिया विशाल, इस खबर पर अपडेट्स के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि 24 और 25 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र की यात्रा पर रहेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी की पहली मिस्र यात्रा होगी। यह 1997 के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा पहला आधिकारिक द्विपक्षीय दौरा भी होगा। This would be the first official bilateral visit of the Indian Prime Minister to Egypt since 1997. There have been visits in between, but they have mostly been for the multilateral or plurilateral events. Prime Minister is expected to reach Cairo in the afternoon of June 24th, where his first interaction will be with the India unit. This unit is a select unit of high-level ministers, which the Honorable President of Egypt had constituted after his return from India. विदेश सचिव ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में G20 में मिस्र को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। Egypt has also been invited as a special guest during the India's G20 presidency. This is a very quick reciprocal visit coming just within 6 months of President Sisi's visit to India. We do expect and are confident that the visit of Honorable Prime Minister of Egypt will not just ensure continuing momentum to the relationship between our two countries, but will also help it expand to new areas of trade and economic engagement between our two countries. फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ऋषि मुनियों की दीर्घ आयु का योग है आधार, स्वस्थ तन और मन से बदले जीवन का आकार। करे योग रहे निरोग, बीपी शुगर मोटापे को योग ही घटाए, दिल की बीमारी और तनाव भी छूमंतर हो जाए। योग और ध्यान है समाधान, करे योग। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। टाइम्स स्क्वायर पर भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित नजर आए। उनसे बात की हमारी संवाददाता सकल भट्ट ने। The iconic Times Square in New York comes live because this is a special way of welcoming Prime Minister Narendra Modi. Well, the Indian-American diaspora welcomes Prime Minister Narendra Modi and they're calling it a Unity Day. Let's quickly get to talk to them and understand. फिलहाल यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। पापा, क्या आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी? हाँ बेटा, दुनिया को जीरो इंडिया ने दिया था और ये जो हम योग कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है। वाह पापा। और बेटा, योग से हमें जीरो कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। पापा फिर तो मैं रोज योग करूंगी।
से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे। इस पर संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यूएन हेडक्वार्टर में मनाया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री इसको लीड करेंगे। इस योग सत्र को हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा जी। मैडम, 21 तारीख को पीएम लीड करेंगे, कितना यूनिक है ये कार्यक्रम? मैं तो आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। ये बहुत ही यूनिक ओकेजन है कि हमारे प्रधानमंत्री इस योगा सेशन को लीड करेंगे। जैसे कि सब जानते हैं, अंडर हिज लीडरशिप इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर किया गया था 2014 में, और 9 साल बाद प्राइम मिनिस्टर यहाँ खुद आएंगे और इतनी ब्यूटीफुल मल्टी कल्चरल सेटिंग में, जहाँ सारे देश रिप्रेजेंटेड हैं विश्व के, वो योगा सेशन को लीड करेंगे। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? इस पहल को किस तरीके से जो सदस्य देश हैं या फिर वर्ल्ड कम्युनिटी को किस तरह से समर्थन मिला? बहुत ज़बरदस्त मिला है और यहाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है, एक्चुअली जब हमने इनविटेशन भेजा, न्योता भेजा, उन्होंने कहा रियली प्राइम मिनिस्टर खुद आएंगे, वो खुद करेंगे योगा? तो आई सेड यस, बिल्कुल वो हमें लीड करेंगे। तो लोगों को विश्वास भी नहीं हुआ और सुनने के बाद बहुत एक्साइटमेंट है। और यहाँ के प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली, यहाँ की डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ने वीडियो मैसेज दिया है, बहुत सारे एम्बेसडर्स ने भी ट्विटर पे मैसेज किया है और करेंगे। दैट इज़ रिफ्लेक्टिव कि इंडिया की स्टैंडिंग और प्रधानमंत्री की स्टैंडिंग इस समय बहुत हाई है। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि योग जो है जीरो प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस है। बिल्कुल। और ये जो वेलनेस का संदेश यूएन से जाएगा पूरी दुनिया में, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कोविड में हमने देखा कि किस तरह की स्थिति थी। बहुत बड़ा आई थिंक मैसेज है, पावरफुल मैसेज है, इंडिया का कंट्रीब्यूशन है जो पूरी दुनिया मानती है। एंड यूएन में तो आप जानते हैं कि सारे विश्व के देश हैं, मल्टी कल्चरल डाइवर्सिटी है यहाँ, तो योग ही उनको सबको जोड़ रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। इस बार G20 का जो थीम है, भारत जब प्रेसिडेंसी कर रहा है, तो वसुधैव कुटुंबकम, और योग का भी थीम है कि वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। तो ये दोनों इंटीग्रेट करते हुए इसका क्या मैसेज है दुनिया को? आई थिंक इसमें तो कोई शक ही नहीं है, बहुत पावरफुल मैसेज है कि भारत, इंडिया इज वॉकिंग द टॉक, that India believes in one earth, one family, one future, as our Prime Minister says. And whether we are doing it through humanitarian assistance as first responders, whether through yoga, our soft power, India is showing that human welfare, human-centric global development approach is very important as opposed to a self-centered approach. पीएम योग के साथ मिशन लाइफ को भी आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी हमने देखा कि पीस कीपर के लिए प्राइम मिनिस्टर की जो पहल थी कि उनके लिए मेमोरियल वॉल बनाया जाए, उसको भी बहुत ही रिकॉर्ड समर्थन से, बहुत ज़बरदस्त समर्थन मिला है। तो अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, लेकिन दिस इज़ अ रिकग्निशन कि लोगों को भारत पे विश्वास है एंड इंडिया की स्टैंडिंग बहुत हाई है। तो भारत जिस तरीके से मानवता की सेवा के लिए जिस तरीके कदम उठा रहा है, मानवता की सेवा के लिए बहुत सही कहा। और जो भी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं उसको पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है कि वही सुख, शांति और समृद्धि के लिए जरूरी है। और ये हमने कॉन्फ्लिक्ट, यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में भी बताया था कि हम वी स्टैंड फॉर पीस, और पीस भी एक साइड है, पीस, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी एंड डेवलपमेंट। तो ये भारत की स्टैंड रही है कि शांति और पीस बनी रहे और दुनिया में सुख और समृद्धि आए। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं इस वक्त की कुछ और ताज़ा तरीन खबरों की ओर।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वांग यांग के साथ द्विपक्षीय बातचीत की है। भारत और वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग को और अधिक बढ़ावा देने के लिए यह बातचीत की जा रही है। दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पिछले साल 2030 की ओर भारत वियतनाम रक्षा साझेदारी पर संयुक्त विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये आने वाले समय में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और आगे बढ़ाएगा। वियतनाम की मेरी पिछली यात्रा के दौरान हमने म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट तथा ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट ऑन इंडिया वियतनाम डिफेंस पार्टनरशिप टुवर्ड्स 2030 पर हस्ताक्षर किए थे और यह ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट अब दोनों देशों के बीच बाइलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन का एक ओवर आर्किंग गाइडिंग डॉक्यूमेंट है और इस स्टेटमेंट ने हमारे मौजूदा डिफेंस कोऑपरेशन के स्कोप और स्केल को भी काफी बढ़ाया है और मेरा मानना है कि यह भविष्य के लिए भी यह मार्ग प्रशस्त करेगा और हमें वियतनामी आर्म्ड फोर्सेस की डिफेंस कैपेबिलिटीज को और बढ़ाने के लिए आपके साथ काम करने में बेहद खुशी होगी। इससे पहले वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वांग यांग को नई दिल्ली में तीनों सेना के प्रमुखों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वांग यांग ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। और वियतनाम के रक्षा मंत्री की भारत यात्रा को लेकर अधिक बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी संवाददाता नंदिता डागर इस वक्त इस खबर पर बातचीत करने के लिए मौजूद है। नंदिता, वियतनाम के जो रक्षा मंत्री है उनकी जो भारत यात्रा है, किस तरह से दोनों देशों के आपसी संबंधों को रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में खासी मददगार साबित होगी? आर्येंद्र, इस विजिट में ऑब्वियसली म्यूचुअल डिफेंस कोऑपरेशन और यानी कि आपस में इंडिया कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकता है वियतनाम की, वो तो है ही, लेकिन साथ में कुछ बिजनेस के आइटम्स यानी ट्रेड जो रक्षा क्षेत्र में है वो भी एजेंडे पर है। आप जैसे कि जानते ही हैं कि लार्सन एंड टूब्रो एक भारतीय कंपनी है जो कि 12 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स का निर्माण कर रही है। ये जंगी पानी की जहाज़ें जो हैं उनका निर्माण कर रही है वियतनाम के लिए, जिसमें से 5 का निर्माण चेन्नई में होने वाला है और बाकी का वियतनाम में होने वाला है। तो उस पर भी काफ़ी जिक्र इस मीटिंग में हुआ होगा। भारत ऑलरेडी वियतनामीज ऑलमोस्ट 600 के करीब वियतनामीज सेलर्स को सबमरीन को किलो क्लास सबमरीन्स की ट्रेनिंग दे चुका है। तो इस तरह की ट्रेनिंग तो है ही एजेंडे पर। साथ में जो म्यूचुअल विजिट्स हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में सितंबर में वियतनाम का दौरा किया था तो उन्होंने जो हमारे साथ इसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी उसको एलिवेट कर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी कि एक पायदान और ऊंचा बना दिया था। और अभी भी वियतनाम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी हमारे प्रधानमंत्री मोदी से हिरोशिमा में जापान में G7 के साइडलाइंस पर मुलाकात हुई है। पिछले 3 सालों में पैंडेमिक के दौरान तो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेशन दोनों में बढ़ गया है। साथ ही कुछ इन मुद्दों पर कि क्या फिलीपींस की तरह ब्रह्मोस खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहा है वियतनाम ने और दिखाया है, तो उन मुद्दों पर भी बातचीत होगी। साथ में साउथ चाइना सीज और कैसे भारत और वियतनाम मिलकर साउथ चाइना सीज को सिक्योर करे और इंडियन ओशन या इंडो पैसिफिक को सिक्योर करे, ये सब तो बातें होने ही वाली हैं। शुक्रिया नंदिता, इस खबर पर अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। शुक्रिया।
आगे बढ़ते हैं बात अगली खबर की। कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के पंजाबी बहुल सरे में स्थित गुरु नानक सिख गुरुद्वारे में भारत में वांछित खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह इस गुरुद्वारे का अध्यक्ष था। भारत में पंजाब के फिल्लौर में पुजारी हत्याकांड मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकी हरदीप सिंह निज्जर पर 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी। निज्जर अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस से संबंधित था। यह संगठन भारत में प्रतिबंधित है। निज्जर ने ब्रैम्पटन शहर में खालिस्तान जनमत संग्रह कराने में अहम भूमिका निभाई थी। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने निज्जर के खिलाफ कथित तौर पर आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में आरोप पत्र दायर किया था। भारत ने कनाडा के अधिकारियों से पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए निज्जर के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा था। और नजर डालते कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर। उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के सामूहिक धर्मांतरण के मामले में आरोपी ब्रॉडवेल क्रिश्चियन हॉस्पिटल फतेहपुर के चेयरमैन डॉक्टर सैमुअल मैथ्यू की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। मिशनरी हॉस्पिटल के स्टाफ पर वहां आने वाले वंचित तबके के मरीजों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने का आरोप है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को निजी अस्पताल में दाखिल करने और पूछताछ सीमित रखने के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। ईडी ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को गलत बताया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य निर्वाचन आयोग और ममता सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। आज चुनाव आयोग की ओर से वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने यह मामला वेकेशन बेंच के सामने रखा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव से पहले राज्य में हिंसा की घटनाओं को देखते हुए 48 घंटे में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया था। इसके खिलाफ दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव पर कहा है कि चुनाव शांतिपूर्ण होगा और जनता की जीत होगी। I am confident the pallbearers will be disappointed. Elections will be held peacefully. It will end up in the victory of the people. राजस्थान के बाड़मेर, जालोर और सिरोही जिलों में भारी बारिश हो रही है। पिछले 48 घंटों में बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली जिलों में कई स्थानों पर बहुत तेज बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजसमंद और उदयपुर सहित कुछ अन्य जिलों में भी भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अजमेर के नेहरू अस्पताल में पानी भरने से चिकित्सक और मरीज सब परेशान नजर आए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज तड़के मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। इस दौरान दिल्ली में हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली। बारिश से मौसम खुशगवार भी नजर आया। उधर सिक्किम में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते लोगों को जबरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश ने राज्य के बुनियादी ढांचे और संपत्ति को व्यापक रूप से नुकसान पहुंचाया है। भारी बारिश के चलते कई नदियां उफान पर हैं और पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। सड़क संपर्क बाधित है और घर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं असम में कम से कम 11 जिलों में बाढ़ के कारण करीब 34,000 लोग प्रभावित हुए हैं। असम के कई हिस्सों में रात भर बारिश के कारण आज बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और गुरुवार तक असम के कई जिलों में बहुत भारी से बेहद भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार विश्वनाथ, कछार, दरंग, धेमाजी, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, होजई, लखीमपुर, नौगांव, नलबाड़ी, सोनितपुर, तिनसुकिया, कामरूप और उदलगुरी में बाढ़ के कारण 33,400 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। वर्तमान में राज्य के 142 गांवों में पानी भर गया है और राज्य भर में 1510 हेक्टेयर फसल क्षेत्र को भी नुकसान पहुंचा है। कई जिलों में बाढ़ के पानी से कटाव, तटबंध सड़कें, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सड़क और यातायात परिचालन भी बाधित हुआ है। बाढ़ प्रभावित जिलों से राहत वितरण केंद्र खोले गए हैं और एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया गया है।
पूर्वी नेपाल में मानसून की बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन से 5 लोगों की मौत हो गई है और 28 अन्य लोग लापता हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि लापता लोगों की तलाश जारी है। मृतकों में चैनपुर नगर पालिका 4 निर्माणाधीन सुपर हेवा जल विद्युत परियोजना क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति भी शामिल है। पंचथर जिले में भूस्खलन में एक मकान के बह जाने से 9 वर्षीय एक बच्ची की मौत हो गई। मौसम के पूर्वानुमानकर्ताओं ने आगामी दिनों में नेपाल में भारी बारिश जारी रहने की चेतावनी दी है और नदियों का जलस्तर बढ़ने का भी अलर्ट जारी किया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा कर दी है। साल 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। आज के न्यूज लेंस में जानिए क्या है गांधी शांति पुरस्कार, क्यों दिया जाता है यह पुरस्कार और आखिर गीता प्रेस गोरखपुर को क्यों दिया जा रहा है इस बार का गांधी शांति पुरस्कार। सरकार ने वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कारों में शुमार गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा कर दी है। साल 2021 का गांधी शांति पुरस्कार धर्म, संस्कृति और परंपरा को समेटे गीता प्रेस गोरखपुर को देने की घोषणा की गई है। संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली जूरी ने सर्वसम्मति से गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुनने का फैसला किया है। पुरस्कार की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा, मैं गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए जाने पर बधाई देता हूं। उन्होंने पिछले 100 सालों में लोगों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने की दिशा में काफी सराहनीय काम किया है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या है गांधी शांति पुरस्कार और क्यों दिया जाता है गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है जिसकी शुरुआत भारत सरकार ने 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर गांधी के आदर्शों को सम्मान देते हुए की थी। यह पुरस्कार अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने वाले लोगों और संस्थाओं के प्रयासों को एक पहचान प्रदान करने के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय, धर्म, नस्ल या लिंग आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना किसी भी व्यक्ति या संस्था को दिया जा सकता है। इस पुरस्कार के तहत चयनित व्यक्ति या संस्था को 1 करोड़ रुपए की नगद राशि, एक पट्टिका, एक प्रशस्ति पत्र और एक कलाकृति भी दी जाती है। अब तक इस पुरस्कार से कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले इसरो, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, अक्षय पात्र जैसी संस्थाओं और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जैसे व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिल चुका है। अगर बात करें आखिर गीता प्रेस गोरखपुर को क्यों दिया जा रहा है गांधी शांति पुरस्कार। गोरखपुर की गीता प्रेस दुनिया के बड़े प्रकाशकों में से एक है जिसकी स्थापना 29 अप्रैल 1923 को हुई थी। इस साल गीता प्रेस ने अपनी स्थापना के 100 साल पूरे किए हैं। गीता प्रेस के महत्वपूर्ण और अद्वितीय योगदान को मान्यता देने और गीता प्रेस द्वारा मानवता के सामूहिक उत्थान के लिए उसे गांधी शांति पुरस्कार दिया जा रहा है। गीता प्रेस अब तक 14 भाषाओं में 41 करोड़ से अधिक पुस्तकें प्रकाशित कर चुकी है। जानकारों के मुताबिक वर्तमान सरकार का देश की अमूल्य निधि के संरक्षण पर विशेष फोकस रहा है। गीता प्रेस के योगदान के लिए सरकार द्वारा गांधी पुरस्कार दिया जाना सच्चे अर्थों में गांधी के आदर्शों का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रवि सिन्हा को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का नया प्रमुख बनाया गया है। वो 1988 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। नियुक्तियों पर कैबिनेट की समिति ने सिन्हा की नियुक्ति को मंजूरी दी है। रवि सिन्हा 30 जून को वर्तमान रॉ चीफ का कार्यभार पूरा होने पर पदभार संभालेंगे और उनका कार्यकाल 2 साल के लिए होगा। इसी खबर के साथ फिलहाल मिड डे प्राइम के आज के इस अंक में फिलहाल बस इतना है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।